हर खबर रखती है मायने, यूरोप से लेकर अफ्रीका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे भाग। अमित शाह की ही उपस्थिति में एमपी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने के लिए कहा और राज्य को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के महानिरीक्षक कर्णी सिंह शेखावत हिंसा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर कर्णी सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ समन्वय में काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए मदद के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बल भेजने की भी तैयारी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को बंगाल से अलग करने की साजिश। उन्होंने जानकारी दी कि हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हुई। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पर जताई खुशी। सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने स्थिति पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ चर्चा की। उन्होंने खुशी जताई कि उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उचित समय पर उचित निर्णय लिया गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ममता बनर्जी दंगाइयों को बचा रही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है और इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीकी इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एकमाई आज से 18 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। अभ्यास में टेबल टॉप और कमांड पोस्ट गतिविधियां, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, विजिट बोर्ड सर्च और सीजर अभ्यास के साथ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ग्रीस में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया। ग्रीस के हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित यह अभ्यास एलिस ऐतिहासिक क्षेत्र में एंड्रोमेडा एयरबेस में किया गया। भारत समेत 15 देशों की वायु सेनाओं ने अभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों और C-17 विमानों की ताकत देखने को मिली। तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज में वेव्स एनिमेटेड और मेगा कंटेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों और संगठनों ने लिया भाग। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया।
मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव के बाद शहर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल पैदा हुआ। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून का उद्देश्य किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इसे लेकर भ्रम फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे मिटाना है। ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल में भाजपा के लिए कोई जगह नहीं। लोग वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर नाखुश, इसलिए मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए अहम बैठक बुलाई। हिमाचल के कुल्लू जिले में नेशनल हाईवे 305 पर स्थित मंगलौर पुल शनिवार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे के वक्त पुल से गुजर रहा सीमेंट से लदा एक ट्रक सीधे नदी में जा गिरा। ट्रक चालक सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस के साथ लोक निर्माण विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। हालात का लिया जायजा। कुल्लू की डिप्टी कमिश्नर तोरुल एस रवीश ने कहा, हम पर्यटकों की आवाजाही को सुविधाजनक बना रहे हैं। 8 से 10 दिनों के भीतर मूल पुल के स्थान पर बेली ब्रिज स्थापित किया जाएगा। भाजपा नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने नैनोर नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष चुने जाने पर कहा, अच्छे गठबंधन के साथ हम 2026 का चुनाव जीतेंगे और जनविरोधी डीएमके को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी सर्वसम्मति से नैनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष चुन चुकी है। हमारा विजन स्पष्ट है कि हमें राज्य में डीएमके को सत्ता से बाहर निकालना है और एनडीए की सरकार बनानी है। रांची के जराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में एक जवान की मौत, जबकि सीआरपीएफ जवान घायल। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सीआरपीएफ कोबरा का एक जवान घायल हुआ था, उसकी हालत सामान्य है। इलाज जारी। झारखंड जगुआर का एक जवान भी हुआ शहीद। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी कमान के अपने मौजूदा दौरे के तहत मुख्यालय वज्र कोर का किया दौरा। सेना की मौजूदा परिचालन तैयारियों का किया आकलन। उन्होंने सभी रैंकों की उनकी अटूट प्रतिबद्धता, परिचालन तत्परता और व्यावसायिकता की सराहना की। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर उभरती गतिशीलता के अनुकूल ढलने को भी उसके महत्व पर दिया जोर। हरिद्वार के सुमन नगर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। एफएसओ बीरबल सिंह ने बताया कि आग लगने का संभावित कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट, 1.5 घंटे में आग पर पाया गया काबू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में खेड़ा जिले के चकलासी में 151 जरूरतमंदों और अनाथ बेटियों के सामूहिक विवाह का समारोह किया गया आयोजित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ की बैठक। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए की राज्य और केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, लालू प्रसाद यादव का परिवार ही पूरी तरह शराब माफियाओं से मिला हुआ है। गोपालगंज, सिवान में किसे टिकट दिया गया, ऐसे बहुत उदाहरण सामने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल एम्स भुवनेश्वर का किया दौरा। उन्होंने केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और मल्टी यूटिलिटी गैस्ट्रोनॉमी ब्लॉक की आधारशिला रखी। जेपी नड्डा ने ईएचएस क्लिनिक और अमृत फार्मेसी का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि जल्द ही भविष्य में एम्स भुवनेश्वर में स्किन बैंक की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अंबेली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर अनिल पुनेम को मार गिराया। इंद्रावती क्षेत्र में जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 अन्य नक्सली मारे गए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक हुए बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू घर वापस आइए अभियान के प्रभावित होकर 2 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर सुलभ करवा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुआवजे राशि देने का प्रावधान किया।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले से कहा कि जब राज्य विधानसभा की ओर से पारित बिल को गवर्नर आगे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति 3 महीने में उस पर फैसला ले। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से गोलियां बरसाई थी। देश भर में आज बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये पर्व मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा है और नई फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। और फिलहाल वक्त की ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया होगा हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बैसाखी पर्व को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री मां कालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती की गई। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे कृषि क्षेत्र में सुधारों के चलते इस वर्ष सरसों का उत्पादन 1,43,476 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद जताई गई है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि को क्षेत्र के खाद्य तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। आयातित सरसों तेल पर निर्भरता 2 साल पहले 70% से घटकर 2025 तक 40% हो जाएगी। यूपीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व दोगुना होकर 108 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान, जो अभी 54 अरब डॉलर के आसपास। नीति आयोग ने 2030 तक देश के ऑटोमोटिव कलपुर्जा उत्पादन को 145 अरब डॉलर तक बढ़ाने की परिकल्पना की। इस दौरान निर्यात 20 अरब डॉलर से 3 गुना बढ़कर 60 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। कार्नेगी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में बोलते हुए SIA CEO जॉन नेफर ने कहा कि सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आ रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास को प्राथमिकता देते हुए भारत वर्तमान में स्वदेशी बौद्धिक संपदा वाले कम से कम 25 चिपसेट पर काम कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस लक्ष्य की ओर सरकार देश भर में 300 से अधिक संगठनों में सेमीकंडक्टर डिजाइन अप्रोच की सिस्टमैटिक ओवरहॉलिंग प्रक्रिया में, जिसमें 250 शैक्षणिक संस्थान और 65 स्टार्टअप शामिल हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरबा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का निरीक्षण किया। सार्वजनिक क्षेत्र की NHPC ने राजस्थान के बीकानेर में 107 मेगावाट और सौर क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। NHPC ने शेयर बाजार को सूचना दी और कहा कि ये क्षमता राज्य में 300 मेगावाट की कर्नीसर सौर ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद खाद्य और रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ 100 क्विंटल के ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट दी। यूपी सरकार द्वारा इस छूट से किसान अनुमानित उत्पादन का 3 गुना तक बिक्री कर पाएंगे, जिसमें अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने से उन्हें परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने डेटा सेंटर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 लागू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि इसमें अगले 5 वर्षों में राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम ने सप्ताह भी फंडिंग गति जारी रखी, जिसमें 24 न्यू एज कंपनियों ने $180 मिलियन जुटाए हैं। इस सप्ताह 6 ग्रोथ स्टेज और 13 शुरुआती चरण के सौदे हुए, वहीं फिनटेक सबसे अधिक फंडिंग वाला सेक्टर बना रहा। सेबी ने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिभूति बाजार से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर निवेशकों को सावधान किया। सेबी ने निवेशकों को सावधानी बरतने के साथ साथ सेबी रजिस्टर्ड संस्थाओं की वास्तविकता को जांचने की सलाह भी दी। सेबी ने माना कि डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ वो देखा जा रहा है कि घोटालेबाज शिक्षा प्रदान करने के नाम पर ट्रेडिंग कॉल देकर लोगों को लुभा रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टैरिफ वॉर के बीच शेयर बाजारों में उथल पुथल के कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश मासिक आधार पर 14% घटकर मार्च 2025 में 11 महीने के निचले स्तर पर 25,000 करोड़ के पार। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री चोंग इन क्यू ने कहा कि अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान के साथ टैरिफ वार्ता को यथासंभव सुचारू रूप से चलाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने इसे वॉशिंगटन की अपनी यात्रा का एक प्रमुख परिणाम बताया। वॉशिंगटन में अपने प्रवास के दौरान दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने टैरिफ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और अन्य प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की। एक आपातकालीन विधेयक को मंजूरी देने के बाद ब्रिटेन सरकार ने स्कनथॉर्प की स्टील फैक्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। ये कदम जिंगे ग्रुप के फैक्ट्री के 2 महत्वपूर्ण ब्लास्ट फर्नेस को बंद करने से रोकने के लिए उठाया गया। जिंगे ग्रुप ने बताया कि फैक्ट्री को हर दिन करीब $9 लाख का नुकसान हो रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्टील पर 25% आयात शुल्क लगाने के फैसले ने हालत और खराब की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर टैरिफ पर यू टर्न लिया। रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोके जाने के फैसले के बाद ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। इस फैसले से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर लागत का दबाव कम, क्योंकि इन चीज़ों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले से एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा। अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कुछ चीज़ों को टैरिफ से छूट देने को लेकर एक नोटिस जारी किया। इसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से छूट दी गई है। ओमान की राजधानी मस्कट में परमाणु वार्ता के समापन के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने अगले सप्ताह आगे की वार्ता करने पर सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वार्ता को रचनात्मक माहौल और आपसी सम्मान पर आधारित बताया। वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो विशेष दूत स्टीव विटफॉक ने किया, जबकि ईरान की अगुवाई विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने की। वहीं बातचीत से पहले एक बार फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे सकते और नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर बोर्नो राज्य में मैदुगुरी दम्बुआ मार्ग पर एक बस में बारूदी सुरंग विस्फोट होने की वजह से कम 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। गवर्नर बाबागाना जुलूम अस्पताल में घायलों से मुलाकात के लिए पहुंचे। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य भर में उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख सड़कों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए और तेज। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से हार मिली, जबकि आरसीबी को पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से शिकस्त खानी पड़ी। और दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी। टीम ने 4 मैच खेले, 4 में जीत हासिल की। बिहार के राजगीर में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन। ये आयोजन जो है उसमें 1 से 10 जून तक
चलने वाला है, जिसमें 14 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु और उप कप्तान पुष्पा राणा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल रही। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंटकर सभी का अभिवादन किया। अमेरिका में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग जाओ और चेन जी लुन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज की एक्शन फिल्म रेट्रो के निर्माताओं ने फिल्म का गाना द वन किया रिलीज। देश के 5 शहरों में आयोजित की जाएगी फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चंडीगढ़ में। निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी 10वें इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल में हुई प्रदर्शित। वहीं इस पर अनुराग कश्यप ने कहा कि भारत में होगी जल्द रिलीज। चिरंजीवी की आगामी फिल्म विश्वम्भरा का पहला गाना रामा रामा हुआ रिलीज। वहीं अभी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होना बाकी। फिल्म जाट रिलीज के दूसरे दिन सिर्फ 7 करोड़ रुपए कमा पाई। इसी के साथ फिल्म ने 2 दिन में देश भर में 16 करोड़ रुपए जमा किए। साउथ अभिनेता रवि तेजा की फिल्म मास जतारा की रिलीज डेट में फिर हुआ बदलाव। फिल्म अब 18 जुलाई को होगी रिलीज। बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल का नया भक्ति गीत जय हनुमान हुआ रिलीज। इस गीत में वो खुद अभिनय कर रही हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। इस दौरान उन्होंने अपनी आगामी फिल्म तन्वी द ग्रेट के लिए प्रार्थना की है। पटकथा लेखक गजरा कोठारी टीवी की दुनिया में 1.5 साल के बाद दोबारा वापसी करने जा रही हैं। ये शो कन्नड़ भाषा के शो कोगिल पर आधारित। बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी का एक्स अकाउंट हैक। जावेद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस से इसकी शिकायत की। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।